नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है जब सबका फिर से। ये वीडियो उन सभी नियोजित शिक्षकों के लिए है जिनकी सक्षमता परीक्षा अगले महीने होने वाली है। और आज हम लोग क्लास 5वीं का चैप्टर नंबर 8 से लेकर के चैप्टर नंबर 22 तक देखेंगे। यानी कि इस वीडियो में आपका 5वीं का इन्वायरमेंट कंप्लीट होने वाला है आज। तो यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, है ना। बेल आइकन को भी दबा लें ताकि इससे संबंधित नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए, चैप्टर 8 का नाम है मच्छरों की दावत। दावत का तो मतलब जानते हैं, हम लोग इसको भोज कहते हैं, तो मच्छरों के भोज के बारे में बात होने वाला है। दिया है, कांच की स्लाइड पर खून की एक बूंद मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। तो देखिए यहाँ पर मलेरिया का जांच हो रहा है और मलेरिया का जांच कांच की स्लाइड पर खून की बूंद के द्वारा हो रहा है। और इसमें पता लग रहा है कि जो मलेरिया नामक बीमारी है वो मच्छर के काटने से होता है और उस मच्छर का नाम क्या है? मादा एनाफिलिस। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मलेरिया मच्छर के काटने से होता है और उस मच्छर का नाम क्या है? मादा एनाफिलिस। यहाँ दिया है कि डॉक्टर मरियम, एक डॉक्टर का नाम है, स्लाइड को माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए इस माइक्रोस्कोप से हर चीज 1000 गुना बड़ी दिखती है, इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती है। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। तो ध्यान रखेंगे माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा स्कोप है जिसके माध्यम से हम उन सभी छोटे कीटाणु, जीवाणु, विषाणु सबको देख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर खून की जांच की रिपोर्ट दी गई है। इसमें किन शब्दों से पता चल रहा है कि मरीज को मलेरिया है? मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे मलेरिया का दवाई क्या चीज से बनता है? तो मलेरिया का दवाई बनता है सिनकोना पेड़ के छाल से। इस बात को ध्यान रखेंगे। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। तो ध्यान रखेंगे मलेरिया जो बीमारी है इसकी दवाई सिनकोना पेड़ के छाल से बनता है। आगे एक और है बीमारी अनीमिया। क्या है? तो अनीमिया क्या है? तो आरती कहती है खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था, सिरिंज यानी इंजेक्शन भरकर खून लिया था, जांच में तो अनीमिया निकला। रजत वह क्या होता है? तो आरती कहती है डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। तो ध्यान रखेंगे अनीमिया बीमारी का जो लक्षण है, अनीमिया में क्या होता है? हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी हो जाती है खून में, उसी को हम लोग अनीमिया कहते हैं। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी और बोला कि गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने के लिए कहा। यह भी बताया कि इनमें आयरन यानी लोहा होता है। तो ध्यान रखेंगे अनीमिया में आयरन की कमी होती है और इसको दूर करने के लिए गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जी खाना पड़ता है। आगे दिल्ली के ये आपका जो है सो बुक में एक सर्वे दिया हुआ था, उसको मैंने ले लिया। दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण परेशानी। 17 नवंबर 2007 दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी
परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। अनीमिया बच्चों को आयरन की अनीमिया में बच्चों को आयरन की दवाई दी जा रही है। तो ध्यान रखेंगे कि अनीमिया में बच्चों को आयरन की दवाई दी जा रही है और यह एक सर्वे है 17 नवंबर 2007 का दिल्ली का। ठीक है, आगे। क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं तो सावधान रहे। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे, मलेरिया हो, डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, ये सबके सब मच्छरों से फैलने वाले बीमारी है, तीनों के तीनों। अगर आसपास पानी इकट्ठा जमा न होने दे तो गड्ढे को भर दें। ठीक है, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। मच्छरदानी का भी इस्तेमाल करें। गड्ढे में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। अब आप देखिए, सोच रहे होंगे कि पानी में मिट्टी का तेल क्यों छिड़का जाता है। तो अगर ये पानी है और इस पानी में क्या होता है कि मच्छर जो होता है वो अंडा देता है और मच्छर के अंडे को हम लोग लार्वा कहते हैं। ठीक है, तो इस पानी में जब हम लोग मिट्टी का तेल छिड़केंगे तो क्या होगा कि पानी का घनत्व तो कम हो जाएगा, जिससे जैसे ही मच्छर पानी पे अंडा देगी, पानी में अंडा देगी, क्या होगा, अंडा उसका पानी में डूब जाएगा और वहां पे बच्चे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसीलिए पानी में मिट्टी का तेल छिड़का जाता है मच्छर के larवे को मारने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये एक गिलास पानी है और इसमें जो है सो मच्छर अंडा दिया है और ये अंडा जो आपको दिख रहा है, ये सब के सब माइक्रोस्कोप के द्वारा लिया गया फोटो है और यहाँ लिखा है मच्छर के लार्वे। सबके सब क्या है, मच्छर के लार्वे हैं। हमारे घर के पीछे रखे पुराने घरे में बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा था। उसमें पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े तैरते देखकर मैं हैरान रह गई। मम्मी ने बताया कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से ये निकलते हैं, इन्हें लार्वे कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, मच्छर के अंडे को हम लोग भाई क्या कहते हैं, तो लार्वे कहते हैं। और लार्वे को मारने के लिए पानी में केरोसिन तेल का छिड़काव किया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे ये एक है रोलांड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में 12 पुरस्कार मिला, जिसे नोबेल पुरस्कार कहते हैं। तो देखिए, रोनाल्ड रोस ने ही मलेरिया के टीके का खोज किया था और इसके लिए इन्हें 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और 1905 में मरते हुए भी वह कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। मतलब कि रोनाल्ड रॉस की मृत्यु कब होती है, तो 1905 ईस्वी में, और 1902 में इन्हें मलेरिया के टीका दवा के खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो दोनों ध्यान रखेंगे। ठीक है, रोनाल्ड रोस मलेरिया का दवा टीका इन्होंने खोजा। आगे है पाठ 9, डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। अब ये देखिए, पहाड़ पर चढ़ने का कैंप, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, यह कहाँ है, उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में पड़ता है, यूके में पड़ता है। यूके यानी उत्तराखंड। तो ध्यान रखेंगे, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। और यहाँ पर उन सभी लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है जिन्हें पर्वतों पर चढ़ने का शौक है। आगे हम इस कहानी को पढ़ते हैं। तो पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे, बड़ी उमंगों के साथ। कैंप में केंद्रीय विद्यालयों से आई करीब 20 टीचर थे, जिनमें से एक मैं थी। बाकी महिलाएं बैंक और दूसरी संस्थाओं से थी। आज कैंप का दूसरा दिन था। सुबह जैसे ही
बिस्तर से नीचे पैर रखे तो दर्द से मेरी चीख निकल गई। एक ही दिन में पहाड़ी शक्कर उबड़ खाबड़ रास्ते पर 26 किलोमीटर चलना, वह भी मेरे कमर पर सामान से भरा पिट्ठू बैग लेकर। बाप रे, कल का वह दिन! मैं आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे चलकर एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मुझे उनसे क्या क्या कहना है जिससे ट्रैकिंग पर ना जाना पड़े। तभी पीछे से उनकी भारी सी आवाज सुनाई पड़ी, मैडम, नाश्ते के समय आप यहाँ क्या कर रही हैं? ठीक है, तो ज्ञान सिंह के बारे में बात हो रही है। यहाँ है रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ना। 15 किलोमीटर चढ़कर मैं टेकला गांव पहुंचना था। यह गांव लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर था। खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर यानी जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान पिट्ठू बैग में लिए हम टेकला में खड़े थे। सीढ़ीदार खेतों में मौसम के अनुसार फल और सब्जियां उगी थी। सामने की एक बड़ी, बिल्कुल सपाट, लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्से के साथ खड़े थे। हमें बताया गया था कि चट्टान पर पहले पैर और फिर हाथ जमाने की एक खास मुलाकात। रात को खाने के बाद हमें एक खास मेहमान से मिलाया गया। वे थी बछेंद्री पाल। तो इनका नाम कौन नहीं जानता है? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल, उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया था। वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने आई थी। उस खुशी के माहौल में सभी गा बजा रहे थे। बछेंद्री भी एक मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए नाचने लगी, बेडू पाको बारा मासा काफल पाको चैता मेरी छैला। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये बछेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का इतिहास रचेंगी। तो ध्यान रखेंगे, बछेंद्री पाल कौन थी? तो बछेंद्री पाल माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये सवाल आपसे कई एग्जाम में पूछा गया है और आपके भी परीक्षा में पूछा जाएगा। आगे है खेल खेल में। हम सिर्फ मुख्य बातों को लिए हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके परीक्षा के लिए, उससे चैप्टर से। खेल खेल में पहाड़ी इलाकों में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। वह अपनी सहेलियों के साथ वह खेल खेल में लगभग 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। वहां था केवल धूप, घूप, अंधेरा, ठंड और डर। पास में कुछ नहीं और बितानी थी पूरी रात। हाँ, यह गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल के बचपन की घटना है। तो ध्यान रखेंगे, बछेंद्री पाल कहाँ की रहने वाली थी? तो बछेंद्री पाल उत्तराखंड के गढ़वाल के नाकरी गांव की रहने वाली थी। बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। वे महिलाओं को पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी। 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। एक धमाका, 18 लोगों की उस टीम में 7 महिलाएं थीं। चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को टीम जब लगभग 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद
थकी हुई थी। सब लोग तांबू गाड़ कर सो गए। करीब 12:30 बजे रात को धर 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 की आवाज के साथ हुआ एक जोरदार धमाका। इससे पहले कि वे उठ पाते, टेंट उड़ गया और कोई भारी चीज उनसे जोर से टकराई। बछेंद्री तो मानो बर्फ की चादर में ही लिपट गई। पूरी टीम के लोगों को बहुत चोट आई। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी से खोद खोद कर उन पर से बर्फ हटाया और उन्हें बाहर निकाला। उनका सिर जख्मी था। यह एक भयंकर बर्फ का तूफान था। टीम के लोग नीचे बेस कैंप में लौट गए, लेकिन बछेंद्री जैसे तैसे फिर ऊपर की तरफ बढ़ी। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची माउंटेन एवरेस्ट, और इसको नेपाल में कहते हैं सागर माथा, पर कदम रखा। तो ध्यान रखेंगे, बछेंद्री पाल माउंटेन एवरेस्ट पर कब चढ़ी? तो 23 मई 1984 को 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट, जिसे नेपाल में हम लोग सागर माथा कहते हैं, उस पर कदम रखा। उनके साथ उनकी टीम का एक साथी थी। चोटी पर 2 लोगों के खड़े होने की जगह ही नहीं थी। पैर फिसलते ही हजारों फुट नीचे ही गिरकर रुकते। उन्होंने बर्फ खोदकर अपने कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़ा और रस्से से अपने आप को उस हुक से बांधा। तब वे लोग वहां खड़े हो पाए। वे ठंड से कांप रही थी पर खुशी से झूम भी रही थी। उन्होंने वहां माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर है। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने माउंटेन एवरेस्ट पर कदम रखा। ठीक है, तो 23 मई 1984 दिन में 1:07 पर। ठीक है, आगे अगला है सुनीता अंतरिक्ष में 8:11। ऐसी है हमारी पृथ्वी। उजैरा और शाहमीर ग्लोब को घुमा घुमा कर खेल रहे थे। तुम भी पढ़ो वे क्या बातें कर रहे हैं। उजैरा, पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही हैं। मैंने सुना है कि वे 6 महीने से भी ज्यादा अंतरिक्ष में रही है। तो ध्यान रखेंगे, सुनीता विलियम्स कौन थी? तो वह एक अंतरिक्ष यात्री थी और वो जो है 6 महीने से भी ज्यादा अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड स्थापित किया था। सुनीता बताती है अंतरिक्ष की कुछ मजेदार बातें। हम एक जगह टिककर तो बैठ ही नहीं सकते थे। यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते हैं। वहां खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज्यादा मजा तब था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बाल हमेशा ही खड़े रहते। चल न पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग अलग तरीके से करना। आप देख पा रहे हैं ये कौन है? ये सुनीता विलियम्स है और ये इनका अंतरिक्ष यान है। ठीक है, और इसी की कहानी वो बता रही है। यान के बाहर सुनीता वाकई अंतरिक्ष में 16/12/2006 का ये तस्वीर है,
जब वे अंतरिक्ष यान से बाहर थी, है ना। तो अंतरिक्ष यान से बाहर का ये तस्वीर है उनका। हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे, ये कहानी है सुनीता विलियम्स की, जो एक अंतरिक्ष यात्री हैं। सुनीता जब 5 साल की थी तो उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति तो ध्यान रखेंगे 1969 में चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो उसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। वे छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता बताती है कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। पढ़ाई में वे कभी सबसे आगे नहीं रही। सुनीता बनना तो गोताखोर चाहती थी पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करे तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था, सुनीता ने डटकर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब ये अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला बनी। सुनीता कहती है कि जो चाहो वो हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करे उसे पूरे मन से करे तो कई नई दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। मतलब सुनीता विलियम्स जो है मोटिवेट कर रही है, वो अपने जीवन में मोटिवेटेड थी, तभी तो बनना था गोताखोर, लेकिन बन गई अंतरिक्ष यात्री। सुनीता ने जब किसी बच्चे से सवाल पूछा कि वे आगे क्या बनना चाहती हैं तो उन्होंने जवाब दिया स्कूल टीचर, ताकि वे बच्चों को समझा पाए कि विज्ञान और गणित कैसे जिंदगी से जुड़े हैं। आगे, जमीन से खजाना। यह पता लगाना आसान नहीं है कि जमीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खाद से तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाजा लगाते हैं, फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। निकाले गए तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छुपी होती है बहुत सारी चीजें। इन चीजों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। क्या तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है? इसी तेल से हमें मिलती है किरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन। जानते हो एलपीजी खाना पकाने की गैस, मोम, कुलतार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। तो ये जमीन के अंदर छुपी खजानों के बारे में इसमें बताया गया है कि उससे हम कैसे निकालते हैं और निकालने के उसका जो तरीका होता है, कैसे होता है, इन सब के बारे में बताया गया। ठीक है, तो पहले निकाल करके रिफाइनरी में भेजते हैं और रिफाइनरी से अलग अलग करते हैं, किरोसिन को, डीजल को, पेट्रोल को, इंजन ऑयल को, ये सब कुछ इसमें दिया गया। चलिए आगे, 8 नंबर है 13, बसेरा ऊंचाई पर। चलिए देखते हैं बसेरा ऊंचाई पर में सबसे पहले है क्या जी, तो थी ठंडा रेगिस्तान। तो गर्म रेगिस्तान के बारे में तो सबको जानते हैं, गर्म रेगिस्तान कौन सा है, थार है। लेकिन ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, तो ठंडा रेगिस्तान हम लोग कहते हैं लद्दाख को। आखिरकार मैं और लोनार लेह पहुंच ही गए। अजब अनूठा था यह इलाका, सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। लेह शहर की एक शांत गली में सफेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। थोड़ा आगे बढ़ा तो
कुछ बच्चे झूले झूले यानी स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरे पीछा करने लगे। वे लोनर को देखकर बहुत हैरान थे। सभी मुझे अपने अपने घर ले जाना चाहते थे। तो लोनर एक मोटरसाइकिल का नाम है और ये कहानी एक यात्री की है जो मुंबई से निकल करके है ना यात्रा के लिए निकला है और यात्रा के दौरान वो सबसे पहले कहाँ पहुंचा तो ठंडा रेगिस्तान कहाँ पे तो लद्दाख में। और ये लद्दाख की कहानी है कि वहां पर इलाका एकदम सूखा है, समतल है, ठंडा रेगिस्तान है, ये सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। ताशी के घर पर, ताशी एक व्यक्ति है और उसके घर पर वो व्यक्ति जाता है। ताशी का जोर चला और वह मुझे खींचकर अपने घर ले गया। उसका घर 2 मंजिला था। पत्थर को काटकर, ध्यान रखेंगे कि लद्दाख में घर कैसे बनते हैं, ये सवाल कई बार सीटेट उठा के पूछा है। पत्थर को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना था। उन पर मिट्टी और चुनने से पुताई की हुई थी। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था। हर तरफ घास फूस से पड़ी हुई थी। ताशी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से, तो लद्दाख के घर के क्या होते हैं, लकड़ी की सीढ़ियां होती है। पत्थर को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। उन पर मिट्टी और चुनने से पुताई होती है। ठीक है, तो मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ले गया। उसने बताया कि वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते हैं और नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने का घर है। तो ध्यान रखेंगे लद्दाख में 2 मंजिला घर होता है। पहली मंजिल जो होती है इसमें जानवर रहते हैं और दूसरे मंजिल पर जो है सो वहां के लोग रहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ कुछ घर है वो आपको आकृति के हिसाब से दिखाया गया। आगे हम इसको पढ़ते हैं। और जरूरत का सामान इकट्ठा करते रखते हैं। सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे के मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता है। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं थी। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए हुए थे। फिर ताशी मुझे घर की छत पर ले गया। आसपास का नजारा तो देखते ही बनता था। सभी घरों की छतें समतल थी। कहीं पर लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी तो कहीं सीताफल और मक्का। किसी छत पर धान के ढेर लगे थे तो किसी पर उपले सूख रहे थे। ताशी ने बताया कि छत उनके लिए घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों की तेज धूप में ही बहुत सारी फल सब्जियां सुखा ली जाती है। ये ठंडे दिनों में इस्तेमाल होती है जब फल सब्जी नहीं मिल पाती। सोचो यह किन महीनों में होता होगा और क्यों। चलिए आगे बढ़ते हैं। टांगपा, चांगपा है वो व्यक्ति आगे की यात्रा के लिए निकला और उससे क्या मिला तो चांगपा। वहां मैं मिला नाम ग्याल से। उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5000 लोग चांगपा घुमंतु लोग हैं। तो ध्यान रखेंगे जो चांगपा है वह एक प्रकार के घुमंतु लोग हैं। ठीक है, जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते, अपनी भेड़ बकरियों को झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से उन्हें अपने जरूरत का सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। किनकी तो चांगपाओं की। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। तो ध्यान रखेंगे
पश्मीना ऊन क्या चीज से बनता है? तो बकरियों से बनता है। और ये बकरियां कौन सी जनजाति पालती है? तो चांगपा के जनजाति पालते हैं। और ये बकरियां जो है लद्दाख से थोड़ी सी ऊपर वाले इलाके में मिलते हैं। आगे दिया है कि जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज्यादा और नरम होंगे। इसलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यही है इनकी जिंदगी। अब ये देखिए, ये जो एक शॉल आपको दिख रहा है, ये शॉल पश्मीना बकरी के बाल से बना हुआ है। पढ़ते हैं इन साल। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ये सवाल कई बार, ठीक है, आपका सक्षमता परीक्षा तो छोड़िए, बैंक, एसएससी, रेलवे ने भी ये सवाल पूछा, ठीक है, कि पश्मीना क्या है? तो एक प्रकार की बकरी की प्रजाति है, ठीक है। दुनिया के मशहूर पश्मीना, माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्मी पर मोटी बिल्कुल नहीं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीकी और नरम बाल उगाते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिल के एक बाल की मोटाई के बराबर होगी। इसलिए पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे, तब जाकर के एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होता है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली शॉल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे? बाप रे बाप। बात समझ रहे हैं? इसीलिए पश्मीना शाल बहुत गर्मी वाला होता है और महंगा भी होता है। रोबो, तो रोबो क्या है? तो रोबो जो है, वहां के लोग जो रहते हैं उनके टेंट को हम लोग रोबो कहते हैं। रोबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी थी। इसे चांगपा लेखा कहते हैं। तो जो भेड़ बकरियों को रखने का जगह है उसे क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाता है। रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर, लेखा मतलब भेड़ बकरियों को रहने का जो घर है, लेखा से बाहर निकालकर गिनकर चराने ले जाते हैं। और ये काम औरतों और जवान लड़कियों का रोज का काम है। अब ये देखिए, ये आपका यात्री, अब वो यात्रा करते करते श्रीनगर पहुंचा है व्यक्ति। और ये जो आप आकृति देख पा रहे होंगे, यह श्रीनगर के डल झील में है। डल झील में शिकारे के घूमने के मजा उठाते हैं। तो शिकारा मतलब ये एक प्रकार का लकड़ी का नाव है। और इस लकड़ी के नाव को श्रीनगर में यानी कि शिकारा कहते हैं। शिकारे पढ़ते हैं इसको। अपने सफर की शुरुआत पर निकलने से पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ही राज्य में मुझे इतनी तरह के घर और लोगों के रहन सहन के तरीके देखने को मिलेंगे। लेह में एक अनुभव था दुनिया की चोटी पर रहने का, और श्रीनगर में अनुभव था पानी पर रहने का। इन इलाकों में घर भी ऐसे खास थे जो वहां के मौसम के अनुकूल थे। तो डल झील कहाँ है? श्रीनगर में, ठीक है, डल झील। अब ये आकृति आप देख सकते हैं। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट
हाउस बोट में रहते हैं। ठीक है, हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और 20 से इनकी चौड़ाई 8 या 9 फुट तक होती है। तो हाउस बोट कहाँ मिलेगा आपको? श्रीनगर में मिलेगा। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगों में भी अलग अलग कमरे होते हैं। ठीक है, तो डोंगों में कहाँ के लोग रहते हैं? तो डल झील और कौन सी नदी है एक बार हम देख लेते हैं, डल झील और झेलम नदी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिग्सो पजल जैसा दिखता है। पत्थर को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों पर छत ढलवा होते हैं। ठीक है, तो ढलवा छत कहाँ मिलेगा? कश्मीर में मिलेगा। पत्थर को काट करके बनाया गया घर। आगे बढ़ते हैं। आगे है यह, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, जब धरती कांपी। क्या हुआ भाई जब धरती कांपी? मैं गुजरात के कच्छ इलाकों में रहने वाला जसमा हूँ। बात तब की है जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। उस दिन गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी। सभी लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। किसी को भी पता नहीं था कि क्या कारण है। तो ध्यान रखेंगे, ये एक ऐसी घटना है जो गुजरात के कच्छ इलाकों में 26 जनवरी के दिन हुआ था और उस दिन बहुत जान माल की वो क्या हुई थी, नुकसान हुई थी। ये अखबार का एक कटिंग है। अखबार का क्या, बुक में ही एक कटिंग था, मैंने उसको लिया है। अहमदाबाद 26 जनवरी 2001 की घटना है। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए हैं। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया है। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थी। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 निकाले जा चुके हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यह कितनी बड़ी घटना है। ठीक है, तो ये घटना कहाँ की है? गुजरात के कच्छ की, जो 26 जनवरी 2001 को ऐसा भूकंप आया था। कब आया था भूकंप? तो 26 जनवरी 2001 को। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे सब कोई। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद 15, 16, 17, 18 में वैसा कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं मिला तो मैंने उससे अब नहीं लिया। पाठ 19 है, किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। मैं हूं नन्हा बजरा। बहुत साल पहले 1940 में मुझे लकड़ी के इस सुंदर बक्से में रखा गया था। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूं। यह सिर्फ मेरी नहीं, मेरे किसान गामजी भाई के परिवार की भी कहानी है। अगर आज न सुनाई तो शायद फिर कभी न सुना पाऊंगा। यह कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है। मैं जन्मा था गुजरात के वानगाम में। तो ध्यान रखेंगे वानगाम कहाँ पड़ता है? तो वानगाम गुजरात में पड़ता है। ठीक है, आगे है। बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई थी। तो बाजरे का उत्पादन भी मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो गुजरात में। ज्वार बाजरा का मुख्य रूप से उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में होता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। और वहां की जो मिट्टी है वो मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी। इनके लिए कपास की खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी है।
गांव में त्योहार का माहौल था। हमारा इलाका अनाज साग सब्जी के लिए। आगे पढ़ते हैं। अखबार में छपी रिपोर्ट। मंगलवार 18 दिसंबर 2007 आंध्र प्रदेश। यहां से कई किसान खेती में हुए घाटे के कारण बैंक का कर्जा नहीं चुका पाए हैं, उन्हें जेल भेज दिया गया है। ऐसा ही एक किसान है नलप्पा रेड्डी। उन्होंने बैंक से 24,000 रुपए कर्ज लिया था। यह कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने साहूकार से भी भारी ब्याज पर कर्जा लिया। कुल 34,000 रुपए देकर भी इनका सारा कर्जा न पूरा हुआ। वे कहते हैं कि ये बैंक किसानों को तो छोटा सा कर्जा न चुकाने पर जेल भेज रहे हैं, पर बड़े व्यापारी उद्योगपति जो करोड़ों का कर्जा नहीं चुकाते उन्हें कुछ नहीं कहते हैं। देश के सैकड़ों किसानों की खेती में हुए घाटे की कहानी आंध्र प्रदेश के नलप्पा रेड्डी जैसी है। तो ध्यान रखेंगे ये कहानी है आंध्र प्रदेश की, और ये घटना कब घटी थी? तो ये घटना घटी थी 18 दिसंबर 2007 की, जब वहां के किसानों ने बैंक से कर्ज लिया और जब नहीं चुका पाए तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। और एक रिपोर्ट है कि सन 1997 से सन 2005 तक 1.5 लाख किसान अपनी जान खुद ले चुके हैं। यह संख्या शायद इससे भी ज्यादा हो। ठीक है, तो आत्महत्या किए थे बहुत सारे किसान, और अभी भी किसानों की स्थिति तो उतनी अच्छी है नहीं, सब जानते हैं। लिए अगला है देहरी गांव भस्कराई की बारी। हमें दूर से ही नारियल के पेड़ दिख गए। बाप रे, एक नारियल के पेड़ पर कितने सारे नारियल। हमें लगा कि वे तो जरूर बाजार से खरीदे महंगे खाद का इस्तेमाल करते होंगे, पर बारी में घुसते ही हम हैरान रह गए। पूरी जमीन पर सूखे पत्ते, खरपतवार और जंगली घास फूस था। कुछ पेड़ों की एकाध सूखी शाखा देखकर लगा कि उसे कीड़ों ने खाया है। बीच बीच में रंग बिरंगे पत्ते वाले पौधे किस लिए, हमने पूछा तो भास्कर भाई ने बताया कि इन पौधे क्रोटोन की जड़ें जमीन के बहुत अंदर नहीं जाती है। जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो वे जाने जाते हैं कि बारी के इस भाग को पानी देने की जरूरत है। ठीक है, तो वो कौन सा पौधा है जिसको किसान अपने बगीचे में लगाते हैं, यह पता करने के लिए कि वहां पे नमी है कि नमी खत्म हो गई है। तो उस पौधे का नाम है क्रोटोन का पौधा, क्रोटोन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बताया कि वे फैक्ट्री में बनी खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनकी जमीन उपजाऊ बनती है जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं से। ध्यान से जमीन को देखा तो केंचुए भी दिखे। कितने सारे केंचुए ही केंचुए थे, पूरे फॉर्म में शायद लाखों होंगे। भास्कर भाई ने बताया कि केंचुआ जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। इन केंचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। फिर परवीन ने शहर में रहने वाले अपने चाचा के बारे में बताया। उन्होंने एक गड्ढा खोदा जिसमें केंचुओं को रखा। वे रसोई घर का सारा कचरा, सब्जी, फल के छिलके उस गड्ढे में डाल देते हैं। इस तरह गड्ढे में खाद बनती रहती है, कचरे का इस्तेमाल भी हो जाता है और बाजार की खाद से ज्यादा अच्छी और मस्ती खाद भी मिल जाती है। फिर हमने इस फॉर्म में उगे कई फल भी चखे, मजा भी आया और एक अलग तरह की खेती के बारे में भी हमने जाना। तो ध्यान रखेंगे, केंचुए को हम लोग क्या कहते हैं? किसान का मित्र कहते हैं केंचुओं को। ये भी सवाल आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चैप्टर 20 है किसकी जंगल। जंगल की बेटी की कहानी है, एक सूर्यमणि दीदी है, उन्हीं की कहानी है, जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट भी ये सवाल भर भर के इनसे पूछा है।
सोच सकते हैं कि बच्चे पोटलियां लेकर जंगल में क्या करने जा रहे होंगे। जानोगे तो तुम्हारा मन भी चाहेगा कि तुम ऐसे करो। असल में ये बच्चे जंगल में जाकर कूदते दौड़ते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, अपनी कुरुक भाषा में गीत गाते हैं, गिरे हुए फल के पत्ते बीनकर मलाए गुलदस्ते बनाते हैं, जंगली फलों का मजा लेते हैं, तरह तरह के पक्षियों को बोली निकालते हैं। इन बच्चों के साथ होती है इनकी प्यारी दीदी सूर्यमणि। तो ये कहानी सूर्यमणि की है और यह एक सच्ची घटना है, ठीक है। तो सूर्यमणि जो थी झारखंड के एक आदिवासी समुदाय की लड़की थी और इन्होंने जंगल बचाने के लिए बहुत सारा काम किया। आगे है कि सूर्यमणि हर रविवार बच्चों को जंगल में ले जाती है। झारखंड के इन जंगलों में घूमते हुए सूर्यमणि बच्चों को वहां के पेड़ पौधे और जानवरों की पहचान कराती है। आगे सूर्यमणि के बचपन के बारे में बात करेंगे। इनके जीवनी से भी सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो जब सीटेट पूछ सकता है, बीटेट आ सकता है, तो आपके भी एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। बचपन से ही सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था। वह स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़ जंगल के रास्ते आती जाती थी। सूर्यमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठे करके बाजार में बेचता था। उसकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। पर जब ये शंभू ठेकेदार आया, जंगल से एक पट्टा उठाना भी मुश्किल हो गया था। सूर्यमणि के गांव के लोग ठेकेदार से डरते थे, पर बुढ़िया माई नहीं डरती थी। वह कहती, इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है, हम इनके रखवाले हैं। ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं हैं। हमारे लिए तो जंगल हमारा साझा बैंक है, मेरा या तेरा नहीं है। जितनी जरूरत है उतना ही हम जंगल से लेते हैं। जंगल का खजाना हम लूटते नहीं है, ठीक है। तो ये जो आदिवासी लोग थे वहां पे उनको उनके लिए एक बड़ी मुसीबत आई थी, क्योंकि एक शंभू नाम का ठेकेदार आया जो जंगल का एक भी पत्ता इन लोगों को उठाने नहीं देता था, ठीक है। तो ये बात उनकी एक बुढ़िया माई है जो कि ठेकेदार से नहीं डरती है। वो कहती हैं कि जंगल जो है ये हमारे लिए एक साझा बैंक के समान है, ठीक है। ना ये मेरा है ना ये तेरा है, और हम लोग जो है जंगल से उतना ही सामान लेते हैं जितना हमें जरूरत होती है। आगे छोटी सी खेती के सहारे घर चलाना मुश्किल हो रहा था। सूर्यमणि के पिता काम की तलाश में शहर के पास ही रहने लगे, फिर भी हालात नहीं बदले। कभी खाना होती तो कभी नहीं। मनिया चाचा अपनी पंसारी की छोटी सी दुकान से कभी कभी सूर्यमणि के घर अनाज भेज दिया करते। उन्होंने कोशिश करके सूर्यमणि का दाखिला बिशनपुर गांव के स्कूल में करा दिया। उसे वहीं रहकर पढ़ना था। स्कूल से ही फीस, खाना, कपड़े, किताब सब कुछ मुफ्त में मिलने वाला था। पर सूर्यमणि को अपना गांव जंगल छोड़कर दूर जाना पसंद न था। पढ़ेंगी नहीं तो भूखे मरोगी, मनिया चाचा ने समझाया। भूखे क्यों, वह जंगल है ना। सूर्यमणि का जवाब तैयार था, अरे पगली, हम आदिवासी को अपने जंगल से हटाया जा रहा है। कहीं खदान खोद रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं। जंगल के अधिकारी भी सोचते हैं कि जंगल उनके हैं। मेरी मान पढ़ लिख कर कायदा कानून समझोगी तो शायद जंगल बच पाएगी। छोटी सूर्यमणि मनिया चाचा की बात कुछ कुछ समझ पाई, ठीक है। तो ये कहानी है सूर्यमणि की कि सूर्यमणि का चाचा जो थे उसका दाखिला एक ऐसे स्कूल में करा जहां पर पढ़ाई लिखाई कपड़ा सब कुछ मुफ्त मिला था। लेकिन सूर्यमणि बोली कि हम पढ़कर क्या करेंगे, हमारी तो काम जंगल से वहीं जा रही है। तो उनके
चाचा ने उनको बताया कि नहीं अब ऐसा नहीं है, अब ठेकेदार लोग खदान खोद रहे हैं, जंगलों में बांध बन रही है, तो हमारा अधिकार जो है वो लोग छीन रहे हैं। तो जब पढ़ोगे लिखोगी तभी तो कायदे कानून जानोगी और इससे बचा पाओगी। और ये बात सूर्यमणि भली भांति समझ गई। आगे, सूर्यमणि का तुरांग। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों के साथ एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। कुरुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। तो ध्यान रखेंगे, सूर्य तोरांग का स्थापना इसने किया तो सूर्यमणि ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जंगल अधिकार कानून 2007, इसके बारे में जानिए। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रहे हैं उनका वहां के जंगल और वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचाने का काम भी उन्हीं का ग्राम सभा करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, जंगल अधिकार कानून कब आया था? 2007 में, आदिवासियों के लिए। और इसके लिए योग्यता है कि कोई भी व्यक्ति अगर 25 वर्षों से वहां रह रहा है तो जंगल पे उसका अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। हम आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है। हम एक दिन भी जंगल से दूर नहीं रह सकते। तरक्की के नाम पर जंगल में सरकार बहुत से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। कहीं बांध बन रहे हैं तो कहीं फैक्ट्री। जंगल जिस पर हमारा अधिकार है हमसे छीना जा रहा है। इन प्रोजेक्ट के चलते यह सोचने की जरूरत है कि हम आदिवासी कहां जाएंगे और रोजी रोटी का क्या होगा। इन जंगलों में रहने वाले लाखों जानवर कहां जाएंगे? अगर जंगल न रहे, खाने में से एल्युमिनियम जैसा खनिज निकालकर जमीन को खोखला कर दे तो बचेगा क्या? सिर्फ दूषित हवा और पानी और मीलों दूर तक फैली बंजर जमीन। बिल्कुल ये बात सही है। अगर जंगल में नहीं रहेगा तो हम सबको ये सजा मिलेगी। आगे, अब बात होती है इसी में मिजोरम की खेती की। तो अब जानते हैं मिजोरम एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में मिजोरम में झूम खेती की जाती है। समझते हैं इसके बारे में। इससे भी सवाल आपके एग्जाम में भर भर के पूछा गया, ध्यान रखेंगे। मिजोरम की खेती, झारखंड के जंगल के बारे में सूर्यमणि की कहानी में पढ़ा। अब तुम मिजोरम राज्य के पहाड़ों पर कैसे जंगल होते हैं, वहां लोग कैसे रहते हैं, कैसे खेती करते हैं, उसके बारे में पढ़ो। क्या है? टन 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 स्कूल छूटने की घंटी बजी तो लामेट डिंगा डकीमा ने अपने बस्ते उठाए और चल दिए घर की ओर। बीच में सभी ने झरने से पानी पिया। वहीं पर रखे बांस के बने कप में आज भी बच्चे ही नहीं उनके सायमा सर भी गांव पहुंचने की जल्दी में है। आज शाम गांव की खास सभा बैठने वाली है। इस साल किस परिवार को खेती की कितनी जमीन मिलेगी इसकी लॉटरी निकलने वाली है। तो ध्यान रखेंगे कि मिजोरम में जो जमीन है पहाड़ी इलाकों में हर साल लॉटरी सिस्टम से निकाला जाता है। जमीन को साझा मानकर हम सबको बारी बारी से उस जमीन पर खेती करने का मौका मिलता है। बांस के एक सुंदर बनतर को हिलाकर उसमें से एक पर्चा निकाली गई। वाह, सायमा सर के परिवार का नंबर पहला आया। वे बोले, झूम खेती की पहली पर्ची मेरे परिवार के नाम आई है। तो ध्यान रखेंगे मिजोरम में किस प्रकार की खेती होती है? तो झूम खेती होती है। यह मेरे लिए खुशी की बात है, मगर इस साल हम ज्यादा जमीन नहीं ले पाएंगे। पिछली बार मैंने ज्यादा जमीन ले ली थी और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। आगे हम इसको बड़ा करते हैं। चलिए, तो कर पाया। मेरी बहन झीरी की शादी के बाद स्कूल की नौकरी के साथ अकेले खेती का काम करना मेरे लिए मुश्किल है। सायम सर ने 3
टीन जमीन मांग ली। छोटी माथनी पूछ बैठी, 3 जमीन। जामुई ने समझाया, 1 टीन बीज हम जितनी जमीन में बोते हैं उससे ही 1 टीन जमीन बोलते हैं। तो मिजोरम में जो जमीनें हैं वो टीन के हिसाब से मिलती है। जितना टीन आप बीज बोएंगे उतना ही टीन आपका जमीन होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे ऐसे ही लौटी से गांव के सभी परिवारों को खेती के लिए बाकी जमीन मिल गई। झूम खेती के बारे में हम जानेंगे। इस झूम खेती का तरीका निराला है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिरा कर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आस पास के पेड़ न जले, जंगलों को नुकसान न पहुंचे, यह भी देखना पड़ता है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेती में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्ची और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं है, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाए और इसमें भी जमीन उपजाऊ बनती है। अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती काम पिछड़ा जाता है तो दूसरे लोग भी उनको मदद करते हैं। तो ये झूम खेती के बारे में है कि कैसे होता है। तो झूम खेती के लिए वहां पर जमीनों को कुछ सालों के लिए आराम करने देते हैं। फिर वहां पर जितनी सारे बांस वो वृक्ष वृक्ष पौधे उग जाते हैं उनको हम उखाड़ कर फेंकते नहीं है, बल्कि वहीं पे गिरा देते हैं और उनमें आग लगा देते हैं और वो सब जल करके राख बन जाते हैं। और राख जो होते हैं उनके पैदावार के लिए अच्छी होती है। ठीक है, तो यही बात इसमें बताया और इसको ध्यान में रखेंगे झूम खेती के बारे में। अगला है कि फसल पकने पर गांव में बड़ा त्योहार मनाया जाता है। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं। चिराओ नाच भी, तो ये ध्यान रखेंगे। चिराओ नाच कहाँ होता है? तो मिजोरम में होता है। इस नाच में जमीन पर डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। चेराओ नाच के बारे में पता करें तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चेराओ नाच कहाँ से संबंधित है? तो मिजोरम से। कब होता है? तो फसल के कटने पर। ठीक है, वहां पर किस प्रकार की खेती होती है? तो झूम खेती। झूम खेती के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं, और भी है। हाँ, अगला है ये मटर के प्रयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रेगर मेडल का जन्म 1822 में गरीब किसान परिवार में हुआ। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, पर परीक्षा के नाम से ही पसीने छूटते थे। क्या तुम्हारे भी कुछ ऐसे ही हाल है? यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे न होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंक मुनि बनने का सोचा, ताकि वहीं से उन्हें आगे का पढ़ने का मौका भी मिल सके, जो मिला भी। पर विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर एक परीक्षा देनी पड़ी। घबराहट के मारे वे परीक्षा से भाग जाते और फेल होते रहे। खैर, उन्होंने विज्ञान के प्रयोग करना नहीं छोड़ा। 7 साल तक मठ के बगीचों में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए, ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात खोज निकाली। ऐसी बात जो उस समय के वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आई थी। मेंडल के मरने के कई साल बाद ही वे समझ पाए थे, जब कुछ और लोगों ने ये प्रयोग किए और पाया कि मेंडल ने इस पर पहले से ही लेख लिखा था। कौन जी? तो ग्रेगर मेंडल। मेंडल ने पौधे में क्या पाया था ये जानते हैं। तो उन्होंने पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो
जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। पर चिकने बीज वाले और खुरदुरे बीज वाले पौधे के बच्चे भी यानी अगली पीढ़ी के पौधे में भी बीज या तो चिकने या खुरदुरे होते हैं। ऐसा ही नहीं होता, एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदुरा बन जाए। इसी तरह के गुण में अगली पीढ़ी के पौधे के बीज या तो पीले होते हैं या हरे। पीला और हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते। यही नहीं, मेंडल ने तो ये भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधों से ज्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज भी ज्यादा होंगे। तो ग्रेगर मेंडल ने वंशानुक्रम की खोज किया था, है ना। किस पे खोज किया था? तो मटर के पौधे पे। तो इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मटर के पौधे पर खोज इसने किया था, ग्रेगर मेंडल ने किया था। और इसी के साथ आपका क्लास 5वीं का जिनोवायरमेंट कंप्लीट हुआ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।